मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही आदमी को चलना सिखाती हैं। जी हाँ, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, जो कभी आपने टीवी में देखी होगी, अखबारों में पढ़ा होगा। हमारे साथ किन्नर समुदाय से आने वाली, ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाली प्रथम कथक डांसर देविका देवेंद्र मंगलमुखी हैं, जो आज नौचंदी मेले में आई हैं, अपना परफॉर्मेंस देंगी। और ख़ास बात ये है कि वो उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसकी जो सदस्य हैं, जो बोर्ड है, और ट्रांसजेंडर के लिए वो काफ़ी काम कर रही हैं। आज हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये ज़रा ये बताइए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों कौन से 3 बड़े काम कर रही है? नमस्कार, मैं जो सबसे पहले मेरा नाम जैसा बताया देविका देवेंद्र एस मंगलामुखी है। मैं उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की प्रमुख सदस्य एवं सलाहकार हूँ और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त के साथ-साथ मैं समकक्ष हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ और ट्रांसजेंडर समुदाय जिसमें 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर पुरुष, ट्रांसजेंडर महिलाएँ और किन्नर समाज के व्यक्ति आते हैं। तो मैं ट्रांसजेंडर महिला वर्ग की तरफ का प्रतिनिधित्व करती हूँ, चूँकि मैं एक ऐसे बोर्ड में हूँ जहाँ मुझे तीनों ही वर्ग के व्यक्तियों के लिए काम करना है, चाहे वो ट्रांस पुरुष हो, ट्रांस महिला हो और किन्नर समाज के व्यक्ति हों, पर मेरा जो आइडेंटिफ़िकेशन है वो ट्रांसजेंडर महिला है। हम लोग सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, सबसे पहला स्वास्थ्य। एक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तो वो भी मिल पाना असंभव होता है और उसके लिए वो मिल पाना भी बहुत असंभव है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वो प्राप्त हो पाना मुश्किल है। इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी होता है कि ट्रांस समुदाय को सबसे पहले हम उनकी मूलभूत सुविधाएँ दें। ट्रांसजेंडर समुदाय को सबसे पहले हम रोटी, कपड़ा, मकान दें। तो हमारे जो 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, सबसे पहला पहलू है उनके लिए निःशुल्क आवास योजना, दूसरा उनके लिए सबसे बड़ा है, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है उनके लिए एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को, जैसे मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ, मेरे साथ एक ट्रांसजेंडर पुरुष भी बैठे हुए हैं। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, एजुकेशन और एम्पावर्ड से। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अभी के लिए ये सबसे 3 मूलभूत आवश्यकताएँ अच्छा, हैं। दूसरा एक चीज़ और आता है कि ट्रांसजेंडर ये कहते हैं हमेशा, उनका ये रहता है कि आप हमें काम दीजिए। सरकार से भी उनकी माँग रहती है कि हमें काम दीजिए। जैसे आपका कथक डांसर, तो उन्हें क्यों ना उनका स्किल इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ऐसी योजना, जैसे उन्हें डांसिंग में भेज दिया जाए, उनका जितना शौक हो गायन में, वो गायन में चले जाएँ। तो स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए क्या-क्या कुछ बोर्ड काम कर रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। बोर्ड की तरफ से जो हमारा उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है, भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसमें कुलपति महोदया को एक पत्र दिया गया है कि अलग से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बैच की शुरुआत की जाए शास्त्रीय संगीत और नृत्य के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, मेरे साथ जो ट्रांसजेंडर पुरुष है, ये फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी में माहिर हैं। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 4 से 5 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निःशुल्क वीडियोग्राफ़ी और सिनेमैटोग्राफ़ी की शिक्षा दे रहे हैं। जैसा आपने कहा कि सरकार की बहुत बड़ी मंशा है, मेरी बीजेपी गवर्नमेंट, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ बाबा योगी आदित्यनाथ जी का, मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय संगठन मंत्री सुनील बंसल साहब का, कि जिन्होंने ये सोचा कि समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग को भी हम मुख्य धारा में ला सकें। तो उसके तहत ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति हैं, इनको स्किल ट्रेनिंग्स दिया जाए, ब्यूटीशियंस की ट्रेनिंग और जो एक योजना है समाज कल्याण की अभ्युदय योजना, हुँ, जिसके तहत अभ्युदय योजना। जिसमें कई सारे लोग अभी आईएएस ऑफिसर्स का आईएएस परीक्षा पास कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी वो परीक्षा पास करने का मौका मिले। तो मेरी ऐसी बहुत उम्मीद है और बहुत सी ऐसी मंशा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी इस योजना से जोड़ा जाए जो शिक्षित हैं। दूसरा एक सवाल और आपसे आता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, चूँकि आप ट्रांसजेंडर हैं, तो आपसे सवाल मुफ़ीद भी होता है, सेम सेक्स को लेकर, इसको लेकर बहुत सारी संसद गलियारों में भी चर्चा हुई है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं सेम सेक्स को बिल्कुल गलत नहीं मानती हूँ। आप एक कमरे में किसी अपने साथी के साथ जो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, सेम सेक्स यानी समलैंगिकता जो है मेरी नज़र में वो गलत नहीं है, ना ही वो किसी प्रकार से मानसिक रोग है। समलैंगिकता, कोई व्यक्ति अगर समलैंगिक है, तो इसमें कोई गलत नहीं है अगर सेम सेक्स, पर मैं चूँकि सनातन धर्म और संस्कृति से आती हूँ, तो मेरे लिए समलैंगिक विवाह होना वो आपत्ति का कारण है और मैं इस पे अपनी आपत्ति भी दर्ज करती हूँ। क्योंकि संबंध पुरुष और महिला का होता है। जैसे मैं एक अगर ट्रांसजेंडर महिला हूँ, तो मैं अपने लिए अगर पति ढूँढूँगी या मैं अपने लिए जीवन साथी की तलाश करूँगी, तो वो ट्रांसजेंडर पुरुष होगा। तो मुझे लगता है और मैं लगता है कि समलैंगिक होना बिल्कुल गलत नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी इन द सेंस कि वो आपकी व्यक्तिगत राय है। आपकी व्यक्तिगत, आप एक बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, किसी को इससे कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए और ना ही समलैंगिकता किसी तरह की मानसिक बीमारी। पर
एक विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधना, मुझे लगता है, और इतनी ज़िम्मेदारियों को निभाना और सांस्कृतिक सभ्यताओं में, हमारे नियमों में और हमारी जो संस्कृति और सभ्यता को क्षति पहुँचाए जाए, तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ और मैं सेम सेक्स मैरिज के लिए मैं अच्छा, अच्छा नहीं दूसरा दूसरा मानती एक हूँ। सवाल और आता है, केरला स्टोरी देखी आपने? हाँ जी। केरला स्टोरी से क्या मैसेज, आप चूँकि बीजेपी से हैं, एक बड़ी ज़िम्मेदारी पद पे हैं, तो केरला स्टोरी के लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे थ्रू? केरला स्टोरी से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, केरला स्टोरी का जो मेरे के ऐस ये मूवी नहीं है, ये पिक्चर नहीं है, ये सत्य है। ये मूवी नहीं है, ये पिक्चर नहीं है, ये सत्य है। और इस सत्य का सबसे बड़ा जो प्रभाव है, वो यही है कि जो वहाँ पे हुआ वो सच है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की आवाज़ को दबाया गया, उनका शोषण किया गया, उसी तरीके से केरला स्टोरी मूवी जो आई है वो सत्य है। और हम ना ही वो मूवी कोई बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, ना ही किसी बीजेपी ने उसका ठेका लिया है नेता ने। एक ऐसी सच्चाई जो सबके सामने आई है, और मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ केरला में नहीं, हमारे किन्नर समुदाय के अंदर भी है। और उस पे भी मैं चाहती हूँ सरकार से कि उस पे भी जाँच होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूँ, सिर्फ़ उन्हीं लोगों पे नहीं, जहाँ पे भी एंटी नेशंस कोई काम हो रहा है, जहाँ पे देश के खिलाफ कोई बात उठ रही है, तो वहाँ पे सरकार को आगे आना होगा, इंटेलिजेंस को आना होगा, और कोई भी समुदाय अछूता नहीं रहना चाहिए। मेरा सीधा इशारा मेरे किन्नर समुदाय की तरफ है कि अगर हमारे समुदाय के व्यक्ति भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में अगर लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक सवाल आपकी पर्सनल ज़िंदगी पे आते हैं। आपका जीवन जीवन जो बड़ा काफ़ी संघर्ष रहा हो, संघर्ष सफलता का काफ़ी बड़ा पैमाना रहा आपका। ₹14 से एक सफ़र शुरू होता है देविका का, और वो देविका जो है आज एक बड़े पद पर बैठती है। फिर ल लच्छू महाराज जी से उनका उनका सानिध्य प्राप्त होता है, कथक सीखती है। तो वो कथक कैसे वो सफ़र रहा, ज़रा हमें शॉर्ट में बता दीजिए, चूँकि कहानी आपकी बड़ी लंबी है। थोड़ा-सा शॉर्ट में बता दीजिए वो बिल्कुल। मुलाकात कैसे हुई? मैं वो आपके जीवन का हमें लगता है सबसे स्वर्णिम क्षण वही है। मेरे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, आज मैं यहाँ बैठी हूँ और अपनी बात कह पा रही हूँ, तो इसमें सबसे विशेष योगदान मेरे दादा गुरु आचार्य लच्छू महाराज जी को जाता है। मैं लच्छू महाराज जी की एक परंपरा से आती हूँ। मैं आदरणीय कपिला राज शर्मा जी की शिष्याओं में से एक हूँ, जो लच्छू महाराज जी की गंडाबंद शागिर्द थी। तो मैं जब एक बार पड़पड़गंज पे भिक्षावृत्ति कर रही थी, तो उस दौरान उनका मुझसे मिलना हुआ, और मैं कुछ ऐसे ही कुछ स्टेप्स कर रही थी शास्त्रीय नृत्य के, और उन्होंने मुझे देखा, और देखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, "क्या तुम शास्त्रीय नृत्य सीखोगी?" और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैंने भिक्षावृत्ति को छोड़ के, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, और पहले मैं घर गई, और वहाँ से जाने के बाद मैंने अपनी लाइफ़ को वहाँ पे शास्त्रीय नृत्य में मैंने बहुत थोड़ा सीखा। मैं आज आपको बताती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा संघर्ष बहुत रहा। मेरे जो सहपाठी थे, वो मुझसे खुश नहीं थे। गुरुजी को भी बोला करते थे कि ये हमारे घर में क्यों आती है? एक ट्रांसजेंडर महिला होके शास्त्रीय नृत्य को करना बहुत कठिन चीज़ है, पर मैंने उसको समझा, संवारा, और आज मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित मानती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की धरती से जुड़ी हूँ। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि पहली कथक ट्रांसजेंडर डांसर आप हो, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा, फोर्थ कौन होगा? क्या आपने अपने शिष्य बनाए हैं? ये श्रृंखला जो है वो आगे चलती रहनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कभी भी नहीं चाहती कि मैं भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर नृत्यांगनाओं में से एक बनूँ। मैं तो चाहती हूँ ये कोई प्रथम, द्वितीय ना हो, नहीं, सब प्रथम तो आप हो गई हैं, इसके बाद जो सीरीज़ बनेगी उसमें कौन? मैं चाहती हूँ आपके बाद कौन रहेगा जो मैं तो चाहती हूँ, अभी मैं विद्यार्थी वर्ग मेरे साथ नहीं है, क्योंकि पहले मैंने सिखाना शुरू किया था अपने समुदाय के व्यक्तियों को। पर जब कोविड आया, तो कोविड में मेरे बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को, ट्रांसजेंडर्स को रोटी की आवश्यकता पड़ी, जिस समय मैं उनको उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, क्योंकि कोविड ने सब कुछ खत्म कर दिया था। पर जैसा कि आज पत्रकार आपसे बात हो रही है, एंकर साहब से, तो मैं चाहती हूँ कि दोबारा से मैं इसको शुरू करूँ और शास्त्रीय नृत्य में मैं सिखाऊँ। दूसरा, मैं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी को आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज करना चाहती हूँ, एक अपील करना चाहती हूँ कि भाई साहब, संस्कृति विभाग की तरफ से हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक अलग से विभाग या अलग से एक कॉलेज का निर्माण करें, फाइन आर्ट्स का, जिसमें उनको शास्त्रीय नृत्य ही नहीं, शास्त्रीय संगीत, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, इस तरह का काम मिल सके, और वहाँ पे ट्यूटर भी मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय से लिए जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा फाइन आर्ट्स का एक कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और शायद ही बहुत जल्दी संभव अच्छा, भी हो दूसरा जाए। आपके साथ ट्रांस वुमेन है, शिवा है, ट्रांसमैन। ट्रांसमैन है शिवा। शिवा का भी काफ़ी संघर्ष रहा। शिवा, शॉर्ट में ज़रा अपनी जर्नी बता दीजिए हमें। मैं लखनऊ से ही हूँ और मेरा नाम शिव मतलब ऑफिशियल नेम शिवेन गुरेजा है, बट सब मुझे शिव सिर्फ शिव नाम से बुलाते हैं। तो मैं शिविका से शिवेन बना हूँ। और मेरी जर्नी मतलब टफ थी। जब मैं अपने स्कूल एज में था, तब मुझे जब स्कर्ट पहनने के लिए बोला गया, तब मुझे रियलाइज़ होने लगा अंदर अंदर से कि मैं स्कर्ट नहीं पहन पाऊँगा। तो तब मैंने अपने फैमिली से ये बात कहा कि
कि स्कर्ट पहनना ज़रूरी है, या अपने दोस्तों में मैंने ये चीज़ शेयर की कि क्या मतलब, फिर उन्होंने कहा कि लड़की है तो स्कर्ट ही पहनेगी ना, ऐसे करके मुझे बोला, तो मैं चुप हो गया वहाँ पे। तो मुझे आगे चीज़ें नहीं पता थी मुझे कैसे क्या करना है। फिर एक पॉइंट आया जब मैं अपने एक उस व्यक्ति से मिला जो ट्रांसजेंडर मैन में कन्वर्ट हो रहा था। तो तब मुझे ये चीज़ें उससे पता चली कि इस तरीके से मैं कर सकता हूँ अपने आप को चेंज। तो मैंने सबसे पहले मतलब अपनी फैमिली में जब बताया, तो फैमिली में ये चीज़ स्वीकार नहीं थी और वो लोग ये समझ रहे थे कि आप तुम कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने वहाँ ज़्यादा नहीं बोला। मैंने सोचा कि मैं अलग ही रह लेता हूँ, क्योंकि मेरे विचार और इनके विचार अच्छा सेम नहीं है। शिवा, एक चीज़ बताओ कि आज के 10 साल पहले और अभी सोसाइटी में बहुत सारा बदलाव आया है। अब इस मुद्दे पे भी चर्चा होने लगी है, पहले चर्चा नहीं होती थी। अब इस मुद्दे पे चर्चा होने लगी, जब चर्चा होने लगी तो विरोध भी हो रहा है और स्वीकार भी हो रहा है। तो वो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं पैरेलल। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो ऐसे समुदाय के जो बच्चे हैं वो घुट-घुट के जो मरते हैं या घुट-घुट के जीते हैं, तो उनको काफ़ी कुछ रिलैक्स होगा क्या? आगे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, एक्सेप्टेंस क्योंकि बढ़ेगी। हम उनके लिए फाइट कर रहे हैं, हुँ, और जब हम उनके लिए फाइट कर रहे हैं तो चेंज तो आएगा। क्योंकि आप अगर आप अकेले किसी थे कि चीज़ के वो लिए अकेले किसी नहीं रहे चीज़ हैं। के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, हुँ, तो वो एक चेंज लाता है सोसाइटी में। हुँ, तो हम उनके लिए, जैसे ये एक ट्रांस वुमेन एक्टिविस्ट है, मैं एक ट्रांसमैन एक्टिविस्ट हूँ, हुँ, तो हम लोग उसके लिए बदलाव ला रहे हैं और मतलब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ऐसे भी हम अपना जीवन अ, व्यतीत कर व्यतीत सकते कर हैं। सकते हैं जिसमें कोई जिसमें मुश्किल कोई ना, आपत्ति हाँ, नहीं कोई होगी, मुश्किलें ना हो। और लोगों को सबसे हाँ, ज़्यादा पेरेंट्स को यही चिंता होती है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। हाँ, देवका जी एक आखिरी सवाल आपसे है जी। कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो शहरों के होते हैं, वो तो थोड़े से अवेयर होते हैं। लेकिन जो गाँव गलियारों में होते हैं, जो गाँव में रहते हैं, वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते ना पढ़ाई के प्रति और ना अपने रहन-सहन के प्रति। तो क्या आपका जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, वो कुछ काम कर रहा है क्या? इसको लेकर आप लोग के क्या इनिशिएटिव है? अभी हमारा शुरुआत में बिल्कुल सही आपने कहा, जो ग्राम देहात के बच्चे हैं, उनको तो अपनी लैंगिकता ही नहीं मालूम है, उन्हें तो ट्रांसजेंडर शब्द भी नहीं मालूम होता हुँ, है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, पहले हम शुरुआत शहर से कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम होना चाहिए और अर्बन क्षेत्र ही नहीं, देहात में भी काम होना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सरकार से गुज़ारिश है कि बजट दिया जाए, बजट देने के बाद हम लोग जागरूकता शिविर लाएँ, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, जागरूकताओं के माध्यम से, झाँकियों के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, छोटे-छोटे वर्कशॉप्स के माध्यम से, स्कूल के कॉलेजेस स्कूल्स में, गाँव के कॉलेजेस में, गाँव में जो स्कूल होते हैं प्राइमरी के, अपर प्राइमरीज़ के, मिडल क्लास के, उनमें हम लोग जागरूकता शिविर करें और मुझे लगता है जब हम कि ट्रांसजेंडर उपेक्षित नहीं, वो आपके बीच के ही हैं, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। सबसे बड़ा बीच के भी क्या है, ट्रांसजेंडर जो है आपके वो ही बीच के, मैं कह रहा हूँ समाज के ही तो वो लोग बिल्कुल हैं, नहीं, मैं ये कह रहा समाज के साथ के हूँ। हाँ, लोग हैं, मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मैं तो कहूँगी वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा अभिन्न है हिस्सा, हाँ। और हम लोग कोई धरती फाड़ के या आसमान तोड़ के नहीं निकले हैं। हम लोग भी शनि देवल नहीं है कि धरती का सीना चीर दूँगा या आसमान फाड़ दूँगा। हम लोग सामान्य लोग हैं और हम लोग भी वैसे ही हैं जैसे आप लोग हैं। सिर्फ ज़रूरत है हमें स्वीकार्यता की। तो एक सवाल और, 5 साल में किन्नरों के वेलफेयर के लिए आप कहाँ देखती हैं? 5 साल बाद किन्नरों का वेलफेयर कैसे हो जाएगा, आप क्या देखती हैं? चूँकि मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ, तो मेरा किन्नर समाज से उतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं हो पाता है। मैं माफ़ी चाहूँगी बिकॉज़ मैं बीइंग अ ट्रांसजेंडर महिला, मैं ट्रांसजेंडर पुरुष और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करती हूँ। मेरे बोर्ड में 4 और व्यक्ति हैं जो सदस्य, उपाध्यक्ष जो किन्नर समाज से आते हैं, तो वो मुख्यतः उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चूँकि किन्नर समाज का हिस्सा नहीं हूँ, मेरी लैंगिकता, मेरा जो ओरिएंटेशन है या जो मेरी लैंगिकता है, वो एक ट्रांसजेंडर महिला की है। तो मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाले 5 सालों में ट्रांसजेंडर महिलाएं एवं ट्रांसजेंडर पुरुषों के लिए बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि आप अपने बीच में आईएएस देखेंगे, आईपीएस देखेंगे और बहुत जल्दी हम लोगों ने गृह विभाग से बात कर ली है, उत्तर प्रदेश भी ऐसा राज्य बनेगा भारत में जहां पुलिस में ट्रांसजेंडर व्यक्ति काम तो करेंगे। निश्चित तौर पर ये जो है, ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस में भी ट्रांसजेंडर आएँगे और ये काफ़ी क्रांति हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वाति के साथ योगेश मिश्र, दैनिक जागरण नेक्स्ट, मेरठ।